So UPSC Assistant Labor Commissioner exam 2023. So UPSC has come out with the notification on 11th of November. ठीक है। और अब ये एग्जाम का फॉर्म आपको 1 दिसंबर तक भरना है। हम क्या कर रहे हैं, हम हर एक कीवर्ड को 6 पार्ट में डिवाइड करके हम उसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं कि उस पर्टिकुलर टॉपिक या उस पर्टिकुलर कीवर्ड को हमें कैसे टारगेट करना है। राइट। सो टुडे हम जो कीवर्ड उठाए हैं वो है फ्रॉम द सिलेबस, एंड दैट कीवर्ड इज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और अदर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो आइए इसके बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसा मैंने आपको बताया कि हमने 6 पार्ट की सीरीज बनाई है। पहले हम ओवरऑल स्ट्रेटेजी डिस्कस कर रहे हैं, फिर लेबर लॉ से रिलेटेड, फिर मैथ से रिलेटेड, फिर एचआरएम से रिलेटेड, करंट अफेयर से रिलेटेड, और आज हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे। ठीक है। इसके अलावा हमने इन सारे कीवर्ड से रिलेटेड भी यूट्यूब पे वीडियो डाले हैं, आप उसको देख लीजिए, चाहे वो एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट हो, कट ऑफ हो, डिफिकल्टी लेवल हो, वेटेज हो, या कैसे प्रिपेयर करना हो, या फिर आप हमारे साथ कैसे इस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। ठीक है। तो बात करते हैं आज के ये सिलेबस है एएलसी का 2017 का, और इसमें जो कीवर्ड है वो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है। हम वेटेज ऑफ टॉपिक की भी बात कर लेते हैं। तो जैसा कि आप देखेंगे कि इन द ईयर ऑफ 2015 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से 24 क्वेश्चन थे। ठीक है। बट इन द ईयर ऑफ 2017 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से 10 ही सवाल रह गए। तो क्या क्या यूपीएससी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से जो सवाल है उसको कम कर रही है? नो, दिस इज नॉट द राइट एनालिसिस। द पॉइंट इज नोबडी कैन प्रेडिक्ट यूपीएससी रिक्रूटमेंट पैटर्न। ओके, कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। तो ऐसा भी हो सकता है कि इस बार यूपीएससी मोर देन 24 क्वेश्चन पूछे, और ऐसा भी हो सकता है कि यूपीएससी इस बार लेस देन 10 क्वेश्चन पूछे। ओके। सो यानी हमें हर सब्जेक्ट को इक्वल टाइम देना है और इक्वल इंपॉर्टेंस देनी है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। तो हमने क्या किया है, हमने 20 रिक्रूटमेंट टेस्ट जो कि अलग अलग पोस्ट के लिए होते हैं यूपीएससी के थ्रू, हमने उसको एनालिसिस करके सिलेबस की कीवर्ड को पकड़ के एक बाउंड्री डिसाइड करी है। ठीक है। तो उसी बाउंड्री के बेसिस पे आज हम आपको इनपुट देने वाले हैं फॉर द सब्जेक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। यानी इस सब्जेक्ट को आपको कैसे पढ़ना है, कैसे तैयारी करनी है, किन चीजों का ध्यान रखना है, एंड एट द सेम टाइम किन चीजों को छोड़ना है। ठीक है। तो इसकी आज हम बात करते हैं। ओके। सो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो बेसिकली हम सब जानते हैं कि इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत ये सब्जेक्ट आता है, और काफी पॉपुलर सब्जेक्ट है इवन अमंग द सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स। तो सभी लोग इस सब्जेक्ट से गो थ्रू करते हैं इफ दे आर टारगेटिंग यूपीएससी एग्जाम्स। सो बट पॉइंट इज कि हमें किस लेवल तक और किस डेप्थ तक इस सब्जेक्ट में जाना है, वो चीज समझना बहुत जरूरी है। ठीक है। तो उसी से रिलेटेड हम 4 या 5 बातें करते हैं जो कि हमने रिक्रूटमेंट टेस्ट को एनालिसिस करके समझी हैं। तो सबसे पहली बात ये कि आपको केवल और केवल कॉन्स्टिट्यूशन तक ही स्टिक रहना है। आपको कॉन्स्टिट्यूशन को अच्छे से पढ़ना है और इसी तक स्टिक रहना है। इससे रिलेटेड जो भी पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हैं आपको उसको नहीं देखना है फॉर रिक्रूटमेंट टेस्ट। फॉर एग्जांपल, अगर मैं बात करूं रिलेवेंट केस लॉस की, तो आपको अपना समय इसमें नहीं खराब करना है। डेफिनेटली देयर आर सम इंपॉर्टेंट केस लॉस जो कि आप ऑटोमेटिकली दे आर वेरी नोन, और उसके बारे में आपको पता करना है। फॉर एग्जांपल केशव नंदा भारती केस, और 2016 में जो केस आया श्रेया सिंगल वाला केस जो था, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है। बस मोर और लेस आपको इन 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 पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट के अलावा बिल्कुल भी इस पर ध्यान नहीं देना है, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड हो। इसके अलावा अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, कई सारे पॉलिटिकल थ्योरीज होती हैं, लिबरलिज्म है, सोशलिज्म है, या फिर इनके बीच में रिलेशन होता है, आपको उसको भी नहीं समझना है। फॉर दिस एग्जाम। ठीक है। क्योंकि ऐसा कोई भी सवाल नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल, लेट मी कोट अ क्वेश्चन जो सिविल सर्विसेज में आया था कि हाउ लिबर्टी इज रिलेटेड टू अ कंस्ट्रेंट। राइट। तो ये एक थॉटफुल सवाल है जिसमें आपको उस कॉन्सेप्ट की अच्छी जानकारी होनी, अच्छी डेप्थ अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ओनली देन यू कैन आंसर दैट क्वेश्चन। बट फॉर दिस एग्जाम आपको इस प्रकार की चीजों में नहीं जाना है, आपको स्टिक टू द कॉन्स्टिट्यूशन रहना है। ठीक है। एक और बहुत अच्छा एग्जाम्पल जो मेरे दिमाग में आया वो ये है कि आपको बेसिकली जैसे जैसे आर्टिकल 14 है, ये रूल ऑफ लॉ की बात करता है। अब रूल ऑफ लॉ में आर्टिकल 14 में 2 अलग अलग बातें हैं, एक ब्रिटिश कॉन्सेप्ट है, एक अमेरिकन कॉन्सेप्ट है। तो
the point that I am trying to make, the differentiation that I want to establish here is that कि आर्टिकल 14 का जो प्रोविजन है, जो कंटेंट है, वो आपको पता होना चाहिए, पर उससे एसोसिएटेड जो बैकग्राउंड स्टोरी है या फिर उससे एसोसिएटेड जो इम्प्लीकेशन मतलब है इन द टर्म्स ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, उसकी आपको कोई जानकारी नहीं इकट्ठी करनी है, ठीक है, सो दैट आप अपने प्रिपरेशन को कंसाइज होके, टारगेटेड होके कर सके। तो ये पहली बात है कि स्टिकिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अब बात यह है कि स्टिक टू द कॉन्स्टिट्यूशन का क्या मतलब हुआ। तो स्टिक टू द कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब ये हुआ कि आपको आर्टिकल पता होने चाहिए, इवन जो सोशल सिक्योरिटी या फिर लेबर से रिलेटेड आर्टिकल्स हैं जो कि डीपीएसपी में प्रोवाइड किए गए हैं, उनको आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। उनको आपको इवन आर्टिकल नंबर भी आपको पता होना चाहिए कि आर्टिकल 42 में मैटरनिटी रिलीफ की बात करी है या फिर आर्टिकल 39 में किस क्लॉज, उनके क्लॉजेस क्या है, आपको वो सब आपको पता होने चाहिए। प्लस यानी आर्टिकल नंबर तो हो गया, प्लस आपको हर एक प्रोविजन के बारे में पता होना चाहिए कि ये प्रोविजन चाहे पार्लियामेंट से रिलेटेड हो, प्रेसिडेंट से रिलेटेड हो या किसी भी चीज से रिलेटेड हो, उसका कंटेंट क्या है, एक ओवरऑल स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए। अब इसी बात को समझाने के लिए नाउ लेट अस सी सम क्वेश्चंस जो कि प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। सो फर्स्ट इज दिस, इसको देखते हैं। तो ये क्या कहता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल स्टेट्स दैट स्टेट शैल मेक प्रोविजंस फॉर सिक्योरिंग जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशंस ऑफ वर्क एंड फॉर मैटरनिटी रिलीफ। यानी स्ट्रेट अवे उसने आर्टिकल का नंबर पूछ लिया, यानी आपको ये आर्टिकल नंबर पता होना चाहिए था। और अगेन आप अगर इसको देखोगे तो ये डीपीएसपी में टर्म्स एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड सवाल है, राइट, कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड सवाल है। तो जैसे इसका आंसर आर्टिकल 42 है, तो ये आपको पता होने चाहिए और ऐसी लिस्ट आपके दिमाग में एक मोर और लेस स्ट्रक्चर्ड होनी चाहिए। इसके अलावा इसको देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल द स्टेट शैल एंडेवर टू सिक्योर by suitable legislation the conditions of work ensuring a decent standard of life to all workers। अगेन मैंने आपको बोला कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड कौन सा आर्टिकल था, वो भी उन्होंने पूछा। इसके बाद हम ये देख लेते हैं एक डिफरेंट प्रकार का, द 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन्स, यानी सीधे पूछ लिया कि उस पर्टिकुलर शेड्यूल में क्या कंटेंट्स था, ठीक है। जैसे इसमें यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट थी, तो आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट शेड्यूल में, सेकंड शेड्यूल में, थर्ड शेड्यूल में या फिर अप टू द 12th शेड्यूल में क्या क्या इंक्लूडेड था। इसके अलावा कौन सा चैप्टर में क्या बात करी गई है, डीपीएसपी में कौन सा चैप्टर है या फंडामेंटल ड्यूटीज कौन सा चैप्टर है, तो इसकी आपको दिमाग में एक स्ट्रक्चर होना चाहिए। अगेन व्हाट वी आर ट्राइंग टू एस्टैब्लिश कि स्टिक टू द कॉन्स्टिट्यूशन का क्या मतलब होता है, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब्स द 4th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अगेन शेड्यूल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपसे पूछिए। हाउ मेनी मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट टू राज्यसभा, ठीक है। तो यानी एक तो बात हो गई कि कौन सी चीज कहां पर है, ये कौन सी बात है कि ये बेसिक फीचर उस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूशन, उस पर्टिकुलर आर्टिकल का क्या है, यानी आर्टिकल का जो बेसिक फीचर था उन्होंने वो भी पूछे, बेसिक फीचर्स जो थे, नॉट फीचर्स, बेसिक फीचर्स भी पूछे। यानी कि प्रेसिडेंट कितने मेंबर नॉमिनेट कर सकता है राज्यसभा में, राइट, 12 मेंबर्स नॉमिनेट कर सकता है। तो ये एक बहुत बेसिक जानकारी है जो आपको होनी चाहिए। बिल्कुल ही ऐसे नहीं है कि आपको आर्टिकल का नंबर याद है, आपको थोड़ी बहुत और जानकारी भी होनी चाहिए। अगेन अगला क्वेश्चन देखते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट विद रिगार्ड टू आर्टिकल 243 ZD ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो अगेन उस आर्टिकल का कंटेंट क्या था, है ना, बेसिक आप वो क्या था, फीचर क्या था। तो इस प्रकार के सवाल आपको देखने हैं और तैयारी में रखने हैं, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पे आते हैं। तो अगला पॉइंट क्या है, और ये भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला पॉइंट ये है कि आप कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोविजन पढ़ रहे हो, उसके फीचर्स पढ़ रहे हो, उसको इन टोटलिटी पढ़ो। यानी फीचर्स ऑफ द, यानी आर्टिकल का कंटेंट, हम और डायरेक्ट बात करते हैं कि आर्टिकल का जो भी कंटेंट होगा उसको आपको टोटलिटी में पढ़ना है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी ऐसा कीवर्ड हो, कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन हो, वो आपसे मिस नहीं होनी चाहिए। आपको उसका केवल एसेंस नहीं समझना है, आपको उसमें दिया हुआ पूरा पूरा कंटेंट भी समझना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर 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 प्राइम मिनिस्टर, अगर प्रेसिडेंट अपॉइंट हो रहा है, तो आपको केवल ये नहीं समझना है कि इस आर्टिकल में प्रेसिडेंट को अपॉइंट किया गया है, आपको यह भी समझना है कि इस आर्टिकल में प्रेसिडेंट को अपॉइंट किया गया था, किसने किया था, किसकी प्रेजेंस में हो रहा था, वो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। यानी इन टोटलिटी वो प्रोविजन आपको पूरा आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, हम इसका एग्जाम्पल भी देख लेते हैं
कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अप्रोप्रिएट रिगार्डिंग द रेजिग्नेशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन, और मेरी बात को समझाने के लिए कितनी अच्छी तरीके से क्वेश्चन है कि रेजिग्नेशन लेटर इज एड्रेस टू द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो यानी अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रिजाइन करेगा तो वाइस प्रेसिडेंट को एड्रेस करना होगा, ठीक है, ये एक सही ऑप्शन है। बट अगेन सेकंड इज रेजिग्नेशन इज एड्रेस टू द वाइस प्रेसिडेंट एंड हु मस्ट कम्युनिकेट विद द स्पीकर ऑफ लोकसभा, मोस्ट अप्रोप्रिएट। यानी इन टोटलिटी आपको पढ़ना है, आपको केवल ये नहीं समझना है कि रेजिग्नेशन जो है इस आर्टिकल में रेजिग्नेशन ऑफ प्रेसिडेंट की बात करी गई थी, नहीं, उसको वाइस प्रेसिडेंट को एड्रेस करना है, जिसको फाइनली जाके कम्युनिकेट करना है स्पीकर ऑफ लोकसभा को, राइट। तो ऐसे ऐसे इस तरीके से टोटलिटी का मतलब है और आपको ऐसे अपनी तैयारी करनी है। अगली बात करते हैं, अगली बात ये करते हैं कि एक तो चीज होती है कि आर्टिकल का आपको नंबर याद हो गया, दूसरी चीज है कि आर्टिकल का उसका कंटेंट आपने देख लिया, तीसरी चीज है कि आर्टिकल में आपने टोटलिटी में भी देख लिया, चौथी चीज जो बेसिक एनालिसिस है वो भी आपको थोड़ा बहुत देखना ही पड़ेगा, क्योंकि ऐसे भी सवाल हैं, जैसे आप अगला सवाल देखोगे, विच इज दिस, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सिटीजंस राइट्स इन इंडिया इज नॉट करेक्ट। तो फंडामेंटल राइट्स आर एक्सक्लूसिव फॉर द सिटीजन। आप इसको पढ़ोगे और ये बेसिक एनालिसिस है फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड, कि कुछ कुछ राइट्स ऐसे भी हैं जो फॉरेनर्स के लिए भी राइट्स हैं, ठीक है। तो ये नॉट करेक्ट स्टेटमेंट हो गया, राइट। ये केवल सिटीजन्स तक लिमिटेड नहीं है, ये बाकी लोगों के लिए भी है ये राइट्स, अगर आप इंडियन सॉइल पे हो, ठीक है। यानी फंडामेंटल राइट्स के लिस्ट तो मुझे पता था, पर उससे रिलेटेड कौन से सिटीजन्स पे लग रहे थे और कौन से फॉरेनर्स पे लग रहे थे, एक एनालिसिस भी मेरे दिमाग में था। ज्यादा कुछ नहीं करना है, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे आपका फंडामेंटल राइट्स है, जैसे आपका डीपीएसपी है, जैसे आपका फंडामेंटल ड्यूटीज, तो लिस्ट ही है। तो इनमें थोड़ा सा भी आपको क्या कहते हैं, थोड़ा बहुत आप इसमें थोड़ा बहुत डेप्थ में देख सकते हो कि एक पर्टिकुलर एनालिसिस जो कि आपको हर साधारण सी नोट्स में या बुकलेट में 110% मिल जाएगा, ठीक है। आजकल जैसे मैंने आपको बताया, पॉलिटी इज अ वेरी पॉपुलर सब्जेक्ट। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब है कि यू हैव एम्पल रिसोर्सेज फॉर दी पॉलिटी, ठीक है। बट अगेन हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं कि इतने सारे रिसोर्सेस में अपने लिए एग्जाम स्पेसिफिक कंसाइज नोट्स को निकालना कैसे है, ठीक है। अगेन अगर आप ह्यूमन वेरिटस के साथ स्टूडेंट हो तो वो तो आपको बुकलेट मिलेगी, 200 पेज की बुकलेट होगी, उसी को पढ़ लेना है, उसी में सारे नोट्स कर देना है, और आपको कुछ नहीं देखना है, सब कुछ टेकन केयर है और आपको कुछ नहीं देखना है, ठीक है। तो ये हमारी अगली बात हो गई। अब हम एक और दो चार बातें और कर लेते हैं कि यूपीएससी रिक्रूटमेंट टेस्ट में हमने देखा है, और स्पेसिफिकली एएलसी में, कि अमेंडमेंट से रिलेटेड भी क्वेश्चंस हैं, राइट, कि कौन से अमेंडमेंट में कौन सा प्रोविजन आया, या फिर ये प्रोविजन कौन से अमेंडमेंट में आया। तो एक अमेंडमेंट की लिस्ट भी अपने नोट्स में आप तैयार कर लीजिएगा। अगेन काफी कुछ कुछ तो काफी पॉपुलर अमेंडमेंट्स हैं, जैसे आपका 10th शेड्यूल जब ऐड हुआ था, या फिर आपका सेक्शन अमेंडमेंट 44 हो या 42nd हो, ठीक है। तो ये तो कुछ कुछ काफी अच्छे काफी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है, बट फॉर द सेक ऑफ कंप्लीशन आप पूरे अमेंडमेंट की लिस्ट अपनी तैयार कर लीजिएगा और उसको अच्छे से कर लीजिएगा। तो क्या क्या है, जैसे मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ। 2015 में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि 73rd अमेंडमेंट में क्या कवर्ड नहीं था, है ना। उसके बाद पूछा गया था स्टेट प्लानिंग कमीशन कवर्ड नहीं था इसमें। अगला पूछा गया था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग अकॉर्डेड पोजीशन ऑफ प्राइमेसी, कौन से अमेंडमेंट ने बोला था कि डीपीएसपी फंडामेंटल राइट्स से ऊपर था। अगेन मैंने आपको बोला ना, जहां डीपीएसपी फंडामेंटल राइट्स आ रहे हैं वहां हल्का बोल्का एनालिसिस आपको देखना ही पड़ेगा, ठीक है। जैसे अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन द एज टू एक्सरसाइज फ्रेंचाइज वाज रिड्यूस्ड फ्रॉम 21 ईयर्स टू 18 ईयर्स। ये भी आपको देखना है। तो एक तरीके से ना एक लिस्ट तैयार कर लीजिए और उनको भी देख लीजिए, ठीक है। तो अगर हम समराइज करें इसको, तो हमने बात करी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तक स्टिक रहना है। हर जो इंपॉर्टेंट प्रोविजन है हमारे एग्जाम से रिलेटेड, उसके बारे में तो हमें आर्टिकल नंबर पता ही होना चाहिए जो टीपीएसपी में दिए हैं, और भी कुछ हमें पता होना चाहिए। सेकेंडली उसका कंटेंट, जो प्रोविजन आर्टिकल का कंटेंट है, उससे भी हमें वो भी हमें पता होना चाहिए, प्लस कुछ उसको टोटलिटी में समझना है। इसके बाद कुछ कुछ एक्स्ट्रा चीजें हैं जो आपको करनी है, जैसे मैंने बताया कि फंडामेंटल राइट्स या डीपीएसपी है, उसको और अच्छे से एनालिसिस में जाना है। और भी आपको कोई ऐसी चीज मिले जिसमें एनालिसिस थोड़ा बहुत भी रिक्वायर्ड है, वो आपको देखना ही होगा, ठीक है। इसके अलावा अमेंडमेंट मैंने आपको बताया कि अमेंडमेंट के जो मेजर अमेंडमेंट्स है उसको देख लीजिए, ठीक है। अब हम एक और बात कर लेते हैं समरी के दौरान ही, कि कुछ कुछ ना अदर चीजें भी हैं जो आप देख सकते हो, ठीक है, और आपको देखनी ही चाहिए फॉर द एग्जाम। क्या क्या हो सकती है?
फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलूं कि जो ये बॉडीज हैं, जैसे नीति आयोग है, प्लानिंग कमीशन है, इनके बारे में एक बेसिक जानकारी रख लीजिए, पढ़ लीजिए। या स्टैचुरी बॉडीज हैं आपकी इंपॉर्टेंट, उनको देख लीजिए, जैसे आपका सीबीआई है, जैसे आपका ईडी है, जैसे आपका सीवीसी है, इनको देख लीजिए। ठीक है। इसके अलावा आप देख सकते हो, हाँ, आरटीआई एक्ट जरूर देख लेना। यू कैन एक्सपेक्ट क्वेश्चंस फ्रॉम आरटीआई एक्ट ऑल्सो। ठीक है। इसके अलावा आप देख सकते हो जैसे पेसा एक्ट है, राइट, इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एक्ट, इसको आप देख सकते हो, इसके बारे में पढ़ लेना। इसके अलावा कुछ कुछ इंपॉर्टेंट कमीशन या कमिटीज बनी हैं जिन्होंने बहुत सिग्निफिकेंट रिकमेंडेशंस दी थी, उनको देख लेना, है ना। तो इसको भी देख लेना। प्लस एक और इंपॉर्टेंट चीज कि हिस्ट्री ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी देख सकते हो आप। हिस्ट्री ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को भी आपको देखना है कि जैसे चार्टर्स एक्ट आए थे तो वो किस साल में आए थे, किसने क्या फीचर दिया, उसका भी एक बेसिक फीचर, नॉट इन डेप्थ, बेसिक फीचर का लिस्ट आपको देखना है और पढ़ना है। ठीक है। तो मोर और लेस मैंने आपको 4 या 5 बातें बताई हैं। इसी को ध्यान में रख के, इसी बाउंड्री को ध्यान में रख के आप अपने नोट से पढ़ रहे हैं उससे पढ़िए, कहीं कोचिंग ले रहे हैं उससे पढ़िए, पर इन्हीं 4-5 चीजों को ही एक्सप्लोर करिए और फिर आप देखना अच्छी प्रैक्टिस के बाद आपका ये सिलेबस कवर हो जाएगा। अगेन फॉर ह्यूमन पेरिटस, अगर आप एनरोल्ड स्टूडेंट हो, जो बुकलेट आपको दी है वो सब कुछ कवर करेगी, उसको देखो, बहुत बहुत सारे एनालिसिस के बाद बनी है वो, उसको देखो। प्लस जो सेक्शनल टेस्ट आपको ऑनलाइन टेस्ट प्लेटफॉर्म पे देने हैं वो तो जरूर करने हैं। Let us now understand how you guys will prepare for UPSC ALC exam with human peritus. So इसको समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, let us go to website of human peritus. So we'll go on the home page. Once I'm on the home page, I'll click on UPSC ALC link, and once I click on that, I come on the UPSC Assistant Labor Commissioner ALC exam page. ठीक है। अब guys, जो तुम्हारा entire preparation का जो plan है, that has got 3 parts. सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, सबसे पहले you will go through the concise printed booklets which will send you at your home via courier. अब अगर आपको देखना है कि इन कंसाइज प्रिंटेड बुकलेट्स में हाउ कंटेंट हैज बीन अरेंज्ड, सो ऑन द सेम पेज स्क्रॉल डाउन एंड यू कैन चेक आउट द सैंपल ऑफ प्रिंटेड बुकलेट्स। आप इसमें से कुछ बुकलेट्स का सैंपल आप देख लीजिए। यू कैन गो थ्रू कंप्लीट इंडेक्स पेज, उसके बाद काफी सारे पेजेस दिए हुए हैं एंड यू कैन सी हाउ एवरीथिंग हैज बीन पुट टुगेदर। ठीक है। सो स्टेप नंबर 1 डन, गोइंग थ्रू एंटायर सिलेबस through these printed booklets. Of course, current affairs are also included in this. उसके बाद आप क्या करोगे, then you will go through video classes, either live या recorded, whichever way you are enrolled. You will go through these video classes. ठीक है। अब now to understand and to assess the quality and style of teaching in these video classes, what you can do, again on the same page scroll down and you can go through some of these classes. जैसे यहाँ कुछ लेबर लॉज का क्लास पढ़ा हुआ है, एचआर का है, ओबी का है, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड का है। सो कुछ क्लासेस भी आप चला के आप देख लीजिए कि कैसे हाउ द टीचर्स आर टीचिंग इन दीज क्लासेस एंड हाउ दे आर मेकिंग थिंग्स इजियर फॉर यू। सो दिस वाज स्टेप 2। अब कुछ स्टूडेंट्स ऐसा भी करते हैं दैट दे गो थ्रू वीडियो क्लासेस फर्स्ट, देन दे गो थ्रू बुकलेट्स, डिपेंडिंग अपॉन योर स्टाइल ऑफ लर्निंग, बट दीज 2 स्टेप्स टुगेदर विल मेक श्योर कि आपका पूरा सिलेबस इसमें से कवर हो जाएगा। देन वी कम टू थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप में क्या होगा, यू विल गो थ्रू अ ऑनलाइन क्वेश्चन बैंक। अब ये सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है। सो गाइस, ऑनलाइन क्वेश्चन बैंक क्या है? So in this online question bank, there are approximately 7 to 8,000 questions, which are subdivided into 100 subtopics. जैसे कि हमने पूरे HR को छोटे-छोटे टॉपिक में तोड़ दिया। HR के अंदर कंपनसेशन एक अलग टॉपिक है, परफॉर्मेंस अप्रेजल अलग है, HR प्लानिंग अलग है, मोटिवेशन अलग है। फिर उस सब टॉपिक्स के स्पेसिफिक सेक्शन वाइज टेस्ट हैं, जैसे कि कंपनसेशन के ही 80 सवाल होंगे या मोटिवेशन थ्योरीज के ही 50 सवाल होंगे। सो सब टॉपिक वाइज you will find these around 7-8,000 questions broken into subtopics. So इसका क्या फायदा है? So this gives you flexibility to focus only on those areas where you feel the need. Second thing guys, एवरी क्वेश्चन कम्स विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। मतलब जब आप ये सवाल करोगे, अगर आपको नहीं आता है
सवाल, आपको दोबारा से बुक देखने का जरूरत नहीं है क्योंकि वहीं उसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन हम लोगों ने दिया हुआ है। एंड नाउ ऑफ कोर्स प्रीवियस ईयर एएलसी, जैसे एएलसी से पहले 2017 में हुआ, 15 में हुआ, 13 में हुआ, वो सब तो इंक्लूडेड है ही। लेकिन जो यूपीएससी रिक्रूटमेंट एग्जाम्स होते हैं, जैसे कि ईपीएफओ, एपीएफसी, एडमिन ऑफिसर, ईएसआईसीडीडी, वो आज तक जितने भी हुए हैं वो सारे सवाल भी आपके लिए इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल हैं, एंड विच आर हाईली रेलेवेंट बाय द वे। और उसमें से जो रेलेवेंट नहीं है हमने हटा दिया है। जैसे कि आपको इंग्लिश भी आता है हर पेपर में, इंग्लिश आपके में नहीं है तो आपको इंग्लिश नहीं देखेगा। इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल उसके सवाल हमने हटा दिए हैं। इवन टॉपिक वाइज प्लानिंग है, जैसे कि आपको अपने कोर्स के लिए न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के अंदर आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने का जरूरत नहीं है, तो हमने वो हटा दिया है। सो जो रेलेवेंट सवाल है वही है इन 7,000 में। गाइज इट इज सुपर इंपॉर्टेंट कि आपको ये 7,000 सवाल एक एक करके करने हैं। इनमें सवाल रिपीट भी होते हैं। ऐसा होता है कि एक बार एक सवाल कोई एपीएफसी में 2015 में आया, फिर वो एएलसी में 2017 में आ गया, सवाल रिपीट भी होते हैं। सो सिर्फ बुकलेट और वीडियो पढ़कर एग्जाम में नहीं जाना है, ये सारे सवाल एक एक करके आपको जरूर करने हैं। तो दिस वाज पार्ट 3 विच वाज अ ऑनलाइन क्वेश्चन बैंक, जिसमें सेक्शनल टेस्ट है। अगर आप ये तीनों चीजें कर लेते हो, यू आर रेडी फॉर द एग्जाम। इसके बाद क्या है, आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट देने हैं। एंड आइडिया ऑफ मॉक टेस्ट इज नॉट टू मेक यू लर्न एनीथिंग न्यू। मॉक टेस्ट का क्या आइडिया है, to make you understand time management for the exam day, again on the online test platform, just like real UPSC एग्जाम, वैसे ऑनलाइन टेस्ट प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन टेस्ट है। तुम सीख तो चुके ही हो पहले। नाउ आइडिया इज टू अंडरस्टैंड कि टाइम मैनेजमेंट या स्ट्रेस कैसे हैंडल करना है, क्या चीज पहले करना है, क्या बाद में करना है, उन सब चीजों के लिए आप लोग मॉक टेस्ट करते हो। सो गाइज इफ यू गो थ्रू दीज 3 स्टेप्स और फिर मॉक टेस्ट विद अस, if you'll go through these 3 step and mock test with us, इसके अलावा आपको कुछ भी करने का जरूरत नहीं है। कोई दूसरा बुक नहीं छूना है, बेरेक्ट नहीं पढ़ना है, कोई प्रीवियस ईयर पेपर भी नहीं करना है। जो हमने दिया सिर्फ उतना ही करना है। अगर एक बार कर लो तब भी दूसरा बुक नहीं छूना है। एक बार कर लो तो हमारे कंटेंट को ही दूसरी बार करना है, तीसरी बार करना है, 5वीं बार करना है, और वो करके एग्जाम में बस चले जाना है। वी आर वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट व्हाट वी आर टेलिंग यू टू डू, व्हाट वी आर टेलिंग यू टू स्टडी। लेकिन सब करना है, सिर्फ ऐसा नहीं करना कि ऑनलाइन सवाल लगा लिए और चले गए और बुकलेट नहीं पढ़ी या क्लास नहीं लगाई। ऐसा भी नहीं करना कि बुक क्लास लगा लिया लेकिन ऑनलाइन सवाल नहीं। जो दिया है 100% करना है, एंड देन रिस्पॉन्सिबिलिटी इज अवर्स दैट आपका एक अच्छा स्कोर क्यों नहीं आएगा। गाइस दिस स्ट्रेटजी हैज वर्कड वेरी वेल। एएलसी का एग्जाम जो 2017 में हुआ था, इन दैट 35 guys were selected from all over India. Every 5th guy was human apparatus student. आप उनके नाम भी यहाँ देख सकते हैं, हम लोगों ने लिखा हुआ है कि जो लोग सेलेक्ट हुए हैं, ठीक है। उसके अलावा इनफैक्ट यू शुड गो एंड वॉच इंटरव्यूज ऑफ सम ऑफ देम। साक्षी चुक का इंटरव्यू आपको जरूर देखना है, हाउ शी हैज डन एवरीथिंग, इट्स वेरी मोटिवेटिंग, ठीक है। देन इसके अलावा आपको if you want to go ahead, we are starting live classes from 21st of November 2022, which will go on up to mid-Feb तक हम लोग सिलेबस खत्म कर देंगे। So through website only you have to pay online, और आप enroll कर सकते हो। We want you to come for live classes, live class में आओ, सीखो, टीचर से बात करो, and spend good time। अच्छे से पढ़ो, 3-4 महीने पढ़ो, पहली बार में एग्जाम निकालो, and live your dream। And if there is any doubt, you can come back to us. There is also a link given in the description below. That link will connect you directly with our team via WhatsApp. Click on that, get connected, and do let us know whatever you feel like. All the best, guys.